नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ दो मेहमान हैं। वीरेन वकील साहब है पैराडाइम कमोडिटी से, और कुंवर ग्रुप से रवि देवरा है। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। और पहले सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी जाके आप अपने सवाल भेज सकते हैं, और आपके सभी सवालों के जवाब अगले आधे घंटे तक हम देने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले आज बात होगी बेस मेटल्स की, जहां जबरदस्त रफ्तार है। कॉपर करीब 2% की तेजी, जिंक 1.5% से ज्यादा की तेजी, 1.25% से ज्यादा की तेजी निकेल में, एल्युमिनियम एलएमई पे 13.5 साल की ऊंचाई पर, एमसीएक्स पर आज रिकॉर्ड ऊंचाई देखने को मिला है। अब ऐसे में रवि जी, क्या लग रहा है, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? इतनी तेजी के बाद आपको लग रहा है अभी भी रूम बचा हुआ है, यहां पर खरीद के जाना चाहिए? जी जरूर से। जो अभी तेजी आई एल्यूमिनियम में पर्टिकुलर देखे तो वहां पे जैसे लास्ट टाइम पे हमने बात किया था कि जहां पे सप्लाई का इश्यू है वहां पे प्राइसेस कभी नहीं रुकते। जब भी डिमांड का सपोर्ट होता है तब प्राइसेस थोड़े रुक रुक के चलते हैं। बट अभी सप्लाई का काफी कंसर्न है एंड डिमांड काफी अच्छी बढ़ रही है। एंड चाइना में अभी भी देखे तो जैसे अभी लूनार के बाद इंडस्ट्री चालू होगी एंड वहां पे जो कैपेसिटी रिस्टोर होने में अभी भी 1 से 1.5 महीना लगेगा। साथ में यूरोप में जो एनर्जी कोस्ट का प्रॉब्लम है, क्योंकि एल्यूमिनियम में 65% तक दूसरा कोस्ट है, 35% तक उसका एनर्जी कोस्ट रहता है। तो 35% के एनर्जी कोस्ट वो भी देखे तो ये साल में अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो एनर्जी कोस्ट यूरोप में 60 से लेकर 100% तक बढ़ी है। तो आई थिंक इस हिसाब से काफी स्टिमुलेटर्स है, काफी माइनर्स है, वो अपना कैपेसिटी कम कर रहे हैं। तो अभी भी ये प्रॉब्लम बना हुआ है। जब तक ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा तब तक एटलीस्ट लग रहा है कि जिंक एंड एल्यूमिनियम में कंपेरेटिव तेजी रह सकते हैं। निकल में जो तेजी आ रही है उसका रीजन बैटरी की डिमांड है, ईवी की डिमांड है। तो ये दूसरे रीजन है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट आपको जिंक में देखना चाहे 315 के टारगेट के लिए। मुझे लग रहा है कि अभी भी बाई करके चलना चाहे। 307 के करीब 303 का स्टॉप लॉस लगाए। सेकंड एल्यूमिनियम की जैसे आपने बात की 260 के करीब मिलता है, एक बार अभी भी बाई करे। 258 का स्टॉप लॉस लगाए। अपर साइड 270 तक के लेवल्स भी एल्यूमिनियम दिखा सकता है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में तेजी रुकेगी। हालांकि आज यूएस के सीपीआई इन्फ्लेशन नंबर है, तब डॉलर इंडेक्स में जो उथल पाथल होगी, डॉलर इंडेक्स में जो भी मोमेंटम होगी वो आपको ट्रैक करना पड़ेगा। बट अगर इन्फ्लेशन नंबर 0.4% से कम रहता है तो आई थिंक ये तेजी और यहाँ से चलेगी। ओके, तेजी और आगे बढ़ सकती है, 270 तक एल्युमिनियम जा सकता है। वीरेन वकील साहब, आपको सर क्या लग रहा है, बेस मेटल्स की जो ये तेजी दिख रही है आपको कंटिन्यू होती दिख रही है यहाँ से, और कितने ऊपर जा सकते हैं? और अगर किसी को ट्रेड करना है तो कोई 2 ट्रेड आज के लिए सलाह दीजिए। मैं जिंक में थोड़ा कंफर्टेबल फंडामेंटली, अदरवाइज मैं किसी भी मेटल को छूना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मेरा जो ब्रॉडर व्यू है वो ये है कि कॉपर लास्ट जनवरी में भी 2021 में भी 10,200 था, आज भी 10,200 है। तो एक साल में ये फ्लैट मार्केट रहा है। जिंक में मुझे सप्लाई जो यूरोपियन स्मेल्टर का जो कट डाउन आया है वो देखते हुए थोड़ा ऐसा लग रहा है, और वो बैटरी मेटल भी है तो यहाँ थोड़ी गुंजाइश बनी हुई है। एल्यूमिनियम आई एम बुलिश, बट एट दिस लेवल आई एम नॉट विलिंग टू चेज दिस रैली। और निकल में इंडोनेशियन सप्लाई का इशू है, काफी परमिट तो बेटर वॉच करूंगा थोड़ा। ओके, तो ये व्यू है बेस मेटल्स पे वीरेन वकील जी का। चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। एक कॉलर भी हमारे साथ है, महेश हैदराबाद से, इन्होंने सवाल भेजा है। क्या सलाह देंगे वीरेन जी इनको गोल्ड और सिल्वर पर? सिल्वर में रनअप थोड़ा देखने को मिलेगा। करंट लेवल से ये एक कमोडिटी पे मेरी दिलचस्पी है बाई साइड की। करीबन 62,563,000 का जो सेटअप बना है वो आगे इसको शायद 64,565 तक ले जाएगा, जिसका नजरिया मेरा कम से कम 10-12 दिन का है। बट मैं यहाँ लो रिस्क बाई साइड का ट्रेड देख रहा हूँ। बाई साइड का ट्रेड चांदी में दिख रहा है, 64,000 से 65,000 के लेवल लग रहा है कि चांदी जा सकती है। अब एक और कॉलर है, शोभित दिवाकर हैं। क्रूड इन्होंने काफी नीचे के लेवल पे बेच दिया है, 6,305 पे। रवि जी क्या करें अब ये?
जरूर से थोड़े 2 दिन फंडामेंटल बेरिश हुए थे। वापस जो रशिया एंड यूक्रेन में तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि आज रशिया ने फिर से नई डील्स अनाउंस, मीन्स के नई जो ड्रिल है वो अनाउंस की है। ओके ओके यूक्रेन भी अपने ओके ओके जी। बीरेन जी, आप क्या सलाह देंगे? इन्होंने काफी नीचे के लेवल पे क्रूड को सेल कर रखा है 6305 पे। क्या करें, कैसे अपने नुकसान को कम कर सकते हैं? इसमें रोल ओवर करेंगे तो हर महीने 50-60 रुपये का बैकवर्डेशन है, तो रोल ओवर उनका नीचा होगा। तो इनमें ज़्यादा रुकना एडवाइजेबल नहीं है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि क्रूड जैसे मार्केट में नॉर्मली 3% से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, यानी मैक्सिमम स्टॉप लॉस 180 रुपीज़ का होना चाहिए। 6000 का बेस प्राइस भी पकड़े तो अभी निकल जाना बेटर रहेगा। चलिए, तो ये कच्चे तेल को व्यू है, कच्चे तेल पर व्यू है। तेजी का रुख है, तेजी का ट्रेंड है, तो आप निकलने की कोशिश करें। जब भी आपको भाव लगे कि कम नुकसान हो रहा है वहां पर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर नीचे की तरफ अगर भाव आता भी है तो हो सकता है आपके लेवल आने में काफ़ी टाइम लग जाए और आपकी कॉस्टिंग बढ़ती चली जाए। चलिए, अब लेकिन वक्त हो गया है ओरिगो ई मंडी और ईटी नाउ स्वदेश की खास पेशकश का, और इस खास पेशकश को और खास बनाने के लिए हमारे साथ केवी सिंह जी हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट है ओरिगो ई मंडी के। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, इस मेज स्पेशल वीक में हम लगातार मेज के अलग अलग फंडामेंटल्स, अलग अलग पहलुओं की आपकी रिसर्च टीम की मदद से लगातार लोगों को बता रहे हैं कि मेज का आउटलुक पूरे साल कैसा रह सकता है, किस तरह की डिमांड सप्लाई की स्थिति रह सकती है। लेकिन अब बात आ रही है कि ओरिगो ई मंडी की इसमें अहमियत क्या है और कैसे किसानों के साथ वो मिलकर काम कर रही है और किसानों की आमदनी बढ़ाने की कैसे कोशिश की जा रही है। तो इसमें आपसे मेरा पहला सवाल आज यही होगा सर, कि आपने किसान खरीद केंद्र आप लोग बना रहे हैं और करीब 18 के आसपास किसान केंद्र हैं आपके अलग अलग राज्यों में। तो इसको बनाने के पीछे आप लोगों का मकसद क्या है और इसका फायदा किसान कैसे उठा सकते हैं? क्योंकि किसान टेक्नोलॉजी की जब भी बात आती है और ऐप के जरिए अगर आपको सेल की बात आती है तो किसान उतने जागरूक नहीं है। तो क्या किसान केंद्र एक किसान मित्र की तरह काम करेंगे, जो वहां पर लोगों को जागरूक करेंगे कि कैसे आप इस प्लेटफॉर्म का मिडिल मैन को बीच से हटाकर और उसका फायदा उठा सकते हैं? धन्यवाद विश्व मोहन जी, थैंक्स अलॉट। आई लाइक आपने हमें काफी सहयोग दिया है हमारा जो मैसेज है अपने व्यूअर्स तक पहुंचाने के। और जहां तक रही हमारे किसान खरीद केंद्रों की बात, तो एक ही मंशा है कि जहां तक भी है किसानों को बाजार से जोड़ा जाए। और बाजारों से जोड़ना एक चीज है, उसके अलावा जो अब तक देश में जिस तरीके से ट्रेड होता रहा है मंडियों में, वो एज वेरियस बेसिस पे होता है, जबकि हम लोग काफी कुछ ट्रेड को एक गुणवत्ता से जोड़ना चाहते हैं कि क्वालिटी जैसी है उसका वैसा ही दाम मिले। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगेगा कि हाँ, हम किसान के साथ और प्रोसेसर के साथ साइमल्टेनियसली हम न्याय कर पा रहे हैं और उनको दोनों को ही एक उचित व्यवस्था मिले, इसी का प्रयास है। और आने वाले समय में ये जो सेंटर्स हैं, आप देखेगा कि काफी सहयोग करेंगे, ना सिर्फ एफपीओस को बट बड़े बड़े प्रोसेसर्स को भी। और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आम जो किसान खरीदी केंद्र, आम मंडी और जो आप लोगों के जो किसान केंद्र हैं, उसमें क्या फर्क है? वो ऐसा क्या आप यहां पर दे रहे हैं कि ताकि किसान ज्यादा जागरूक होके और किसानों की भागीदारी इसके जरिए ज्यादा बढ़ सकती है? तो एक तो सबसे ज्यादा जो बड़ी जो चीज है हमारे लिए वो ये है कि कहीं ना कहीं मंडी में बहुत सीमित दायरे में ट्रेड होकर रह जाता है। कहीं ना कहीं जो 2, 4, 5, 10 जो बड़े व्यापारी हैं एक मंडी के, वही भाव निर्धारण में अपना मूल्यांकन करते हैं। यहाँ पे हम जब ट्रेड को एक तो क्वालिटी असेसमेंट से जोड़ते हैं, और क्वालिटी असेसमेंट के साथ में ट्रेड को कहीं ना कहीं डिजिटाइज करके, डेमोक्रेटाइज करके पूरी भारत में जो व्यापारी बैठे उनके तक पहुंचाया जाता है, जिससे कि जो बेस्ट भाव है, भाव की क्वालिटी जो है वो उसमें कितने सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करती है। और कहीं ना कहीं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए, ई मंडी प्लेटफॉर्म के जरिए
हम इन किसानों को एक जो मार्केट एट लार्ज जो पैन इंडिया लेवल पे जो मार्केट है उससे जोड़ पाते हैं। और एक सिंगल किसान का माल जब मंडी में जाता है तो कहीं ना कहीं वो एक एक छोटा माल छोटा भाव वैसा करके रह जाता है। जबकि हम जब एफपीओ के जरिए जाते हैं तो काफी सारे किसानों का माल इकट्ठा होके अगर किसी प्रोसेसर के पास जाता है तो उसका अच्छा भाव मिलने के काफी काफी चांसेस बढ़ जाते हैं। और इनफैक्ट जितना जितना हम इकट्ठा हो जाएंगे एज ए फार्मर उतना ही हमारा वर्चस्व बढ़ेगा, उतना ही हमारा अस्तित्व बढ़ेगा। और यही यही प्रयास है हम लोगों का कि एफपीओ के जरिए किसानों को इकट्ठा करके और उनके माल को, उनकी डिमांड सप्लाई दोनों को इकट्ठा किया जा सके। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सरकार का भी फोकस है कि एफपीओज को कैसे बढ़ावा दिया जाए, और जब कलेक्टिव एक तरीके से अगर वो लोग आते हैं बाजार में तो डेफिनेटली उसका एक फायदा उनको जरूर मिलेगा। सर, अभी तक आप लोगों के पास कितने किसान खरीद केंद्र हैं और आगे एक्सपेंशन को लेकर क्या प्लान है? किन किन राज्यों तक अभी आपकी पैठ है और आगे कहां तक ले जाना चाहते हैं इसे? अभी हम लोग 18-20 सेक्टर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग यूपी, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, कर्नाटका इन स्टेट्स में पहुंचे हैं। पर आगे आने वाले वो समय में हम कम से कम भी इस ओके 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 यानी केवी सिंह साहब कह रहे हैं कि 18 अभी तक सेंटर्स है, लेकिन आने वाले समय में 10 और राज्यों तक इसकी विस्तार की योजना है और 100 केंद्र भी शुरू करना चाह रहे हैं। अब वो लाइन में थोड़ी दिक्कत थी सर, आप कंटिन्यू कीजिए, क्या कह रहे थे आप? हाँ, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ा जा सके एफपीओ के थ्रू, इन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, अपने जो जो फार्मर जो जो खरीदी केंद्र हैं उनके थ्रू, यही प्रयास रहेगा कि कम से कम 10-12 स्टेट्स में और जो बहुत बड़े प्रोडक्शन सेंटर्स हैं उन पे जाया जा सके। जो प्रोग्रेसिव एफपीओज हैं उनके साथ काम किया जा सके। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, वैसा ही मनसा है। मकसद के साथ आप काम कर रहे हैं। सर, एक अब आखिरी सवाल ये होगा कि टेक्नोलॉजी की जब भी बात आती है तो किसान डेफिनेटली इसको चेंज को उतना लग रहा होगा कि काफ़ी दिक्कतें हो रही होगी उनको, तो ऐसे में क्या आप लोग ग्राउंड पे जाके कुछ इस तरह के इवेंट्स कर रहे हैं ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो, और एफपीओज के जरिए उन किसानों को इकट्ठा करके ऐसे कुछ ग्राउंड इवेंट आप लोग प्लान्स कर रहे हैं ताकि किसान केंद्र की जो सही जो ज़रूरत है उसका फ़ायदा आप लोग को सही तरीके से मिल पाए? हम इसको एकदम से व्यापारिक रिश्ता नहीं मान रहे हैं। हमारा जो रिलेशन है किसानों के साथ और एफपीओ के साथ, हम उसको एक सलाहकार के तौर पे हम ज्यादातर लेते हैं। और कहीं ना कहीं जो भी किसान के सामने जो परेशानी आ रही है, भले ही वो जमीन मतलब मिट्टी की जांच हो, भले ही उनके भाव के बारे में उनको कुछ जानकारी देनी हो, भले ही क्या उगाना है क्या नहीं उगाना उसके बारे में सलाह करनी हो, तो हम एक सलाहकार के तौर पे जाते हैं तो लोगों का विश्वास भी जमता है। और हमने देखा है कि बहुत अच्छा एडॉप्शन आ रहा है। किसान जो आज से 10-20 साल पहले थे, शायद टेक्नोलॉजी ने इतना तो चेंज ला दिया है कि किसानों का एडॉप्शन भी बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है। और हम जैसे जैसे उनके लिए अपनी सार्थकता बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव हमारी प्रति बढ़ता जाएगा। के तौर पे आप लोग काम कर रहे हैं और किसानों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली इसका फायदा पूरे ही एग्री सेक्टर को, किसानों के साथ पूरे एग्री सेक्टर को होगा। शुक्रिया केवी सिंह जी, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए और इन मुद्दे पर चर्चा की और किसानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की। चलिए, हमारे साथ बीरेन वकील साहब भी है। सर, मेज़ की बात हम इस पूरे हफ्ते कर रहे हैं, मेज़ को लेकर आपका आउटलुक क्या है? किस तरह के प्राइस ट्रेंड आप देख रहे हैं, पर आप क्या सेंस कर रहे हैं? बजट के बाद इसमें थोड़ी मेरी बुलिश बायस बढ़ी है, क्योंकि इसमें 3 प्ले है, मैन, मशीन एंड कैटल फीड। हमारा पशुधन है वो कैटल फीड के स्वरूप में मेज का इस्तेमाल कर रहा है, मेज रिलेटेड प्रोडक्ट। मशीन यानी गाड़ियाँ में इथानॉल जाएगा पोस्ट बजट जो पॉलिसी चेंज आया है। साथ ही ह्यूमन कंजम्पशन में भी जाता है। जहाँ तक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में थोड़ा मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि लैटिन अमेरिका में मेन स्टेपल डाइट है कॉर्न, अफ्रीका में भी काफ़ी जगह पे मेन स्टेपल डाइट है।
और ये साल जो खाद के फर्टिलाइजर की जो एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट है, ये देख के यील्ड पे थोड़ा इफेक्ट आएगा। साउथ अमेरिकन ला नीना का थोड़ा इफेक्ट आएगा। चाइनीज इंपोर्ट 2020 की तुलना में 2021 में कॉर्न की ऑलमोस्ट डबल हुई है। तो इन्वेंट्री रिप्लेसमेंट वुड बी द मेन स्टोरी फॉर एशियन पर्सपेक्टिव। तो मैं ऐसा लग रहा है मुझे कि सेकंड हाफ में मुझे पर्टिकुलर मेज में बुलिशनेस दिखती है। छमाही में लग रहा है कि मेज में और तेजी आ सकती है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी दाम करीब करीब 6 से 7 महीने की ऊंचाई पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्री मार्केट की ही बात कर लेते हैं। हमारे साथ 2 कॉलर्स जिन्होंने अभी तक सवाल भेजे हैं। दीपक अग्रवाल नासिक से, कॉटन केक क्या मौजूदा स्तरों पर खरीदे? रवि जी क्या सलाह देंगे इनको? जी जरूर से कॉटन कॉम्प्लेक्स लाइमलाइट में रहा है। 126 इंटरनेशनल बेंचमार्क रहा है और डोमेस्टिक पे प्राइसेस है वो बढ़ते रहे, क्योंकि जो अराइवल्स है ये काफी कम है मार्केट में और इससे काफी शॉर्टेज खड़ा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि डिस्पाइट ऑफ दिस हम एंड ऑफ सीजन चल रहे हैं कोकोड में, पर्टिकुलर जो कपास खाली में, फिर भी अभी ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अपसाइड है, वो मोमेंटम कंटिन्यू है। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो जब तक ये 3000 के नीचे क्लोज नहीं देता, प्राइस मोमेंटम अपर रेंज में बना रहेगा। और एडवाइस मेरी ये है 3150 के करीब बाय करें। आज 100 रुपीज से ज्यादा तेजी आ चुके हैं, तो मुझे लग रहा है थोड़े डिप पे 3150 के करीब आप कोकोड कपास खाली को बाय कर सकते हैं। डाउन साइड स्टॉप लॉस 3000 का क्लोजिंग बेसिस पे लगा है। अपर साइड मेरा ये मानना है कि ये कमोडिटी 3500 तक के लेवल्स आपको दे सकती है, वहां पे एक बार मुनाफा वसूली भी कर लेने। तो अब से लेके मुझे लग रहा है कि अभी भी 8 से 10% की तेजी इसमें ड्यू है। हालांकि वो लेवल पे मुनाफा 3500 कब तक दिख रहा है आपको? टाइम फ्रेम बता दीजिए सर। हाँ जी, आपका जो 3500 के टारगेट के लिए आप रुकेंगे, वो आप फरवरी एंड से पहले ये टारगेट आपको अचीव होता है। फरवरी एंड से, यानी काफी कम समय में आप 10% कमाने का मौका कॉटन केक में है। अगर आप रवि जी को फॉलो करते हैं तो 3150 के आसपास आप कॉटन केक खरीदे, 3000 का स्टॉप लॉस लगा ले, 3500 रुपए का टारगेट है। अब गुरुप्रेम जी का भी कॉटन प्राइस का ही आउटलुक जानना चाह रहे हैं। अगले कॉलर का सवाल है, कॉटन प्राइस को लेकर आपका आउटलुक क्या है बीरेन सर? कॉटन मार्केट में अभी मुझे थोड़ी तेजी थोड़ी भारी लग रही है एट दिस लेवल, क्योंकि इसका जो ब्याज बदला होता है फरवरी मार्च के बीच का डिफरेंस वो करीबन 410 रुपया हो गया, यानी 1% का ब्याज हो गया इसमें। तो अब इस लेवल का मंथली 400 रुपया रोल ओवर प्राइस देने का मेरा रिलक्टेंस है। तो मैं तो थोड़ा कॉन्ट्रारियन कॉल इसमें लेना चाहूंगा। मार्च कॉन्ट्रैक्ट 38,500 के आसपास हम शॉर्ट जा सकते हैं। 39,000 का स्टिक स्टॉप लॉस होना चाहिए और 37,700 38 200 के आसपास टारगेट लग सकते हैं। तो ये भी है कॉटन को लेकर। चलिए अब नॉन एग्री मार्केट के कुछ सवाल ले लेते हैं। क्रिश दिल्ली से कॉपर पर जानना चाह रहा है कि आज इंट्राडे में क्या करें। 2% के आसपास की तेजी दिख रही है। रवि जी क्या सलाह देंगे कॉपर में इनको? मेरे हिसाब से अगर सिर्फ आपका कॉपर ही प्रेफरेंस नहीं तो जिंक को प्रेफर करें। जिंक कंपैरेटिव फंडामेंटल साउंड है। कॉपर में मैं कॉन्ट्रा जाना चाहूंगा। मुझे लग रहा है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में फिर से थोड़ा अनवाइंडिंग रहेगा, क्योंकि अपने 790 के इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस के करीब आ चुका है। तो मुझे लग रहा है वहां पे सेल ऑन राइज रहे, आप थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू ले। 791 792 के करीब एक बार कॉपर के जो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है उसको बेच के चले, ऊपर 798 का स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है एज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आपको यूएससी पे इन्फ्लेशन के बाद या कल के मॉर्निंग ट्रेडिंग सेशन तक 780 तक के लेवल्स आपको दिख सकते हैं। तो सेल ऑन राइज का पर्सपेक्टिव रखे। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में तेजी अच्छी आई है। मुझे लग रहा है थोड़ा अनवाइंडिंग प्रेशर वहां पे आपको देखने को मिल सकता है। तो ये भी हुआ आपके लिए। चलिए अगले कॉलर का सवाल है, पीयूष है मथुरा से। अभी अभी सवाल इन्होंने भेजा है। गोल्ड इन्होंने 48,370 रुपए में सेल कर रखा है। बीरेन जी क्या करना चाहिए इन्होंने? शॉर्ट टर्म सेटअप बुलिश है गोल्ड का। ये मेरे हिसाब से 48,800 तक जाना चाहिए। मैं इनफैक्ट 48,400 500 के आसपास बाइंग प्रेफर करूंगा। ये लेवल कहीं भी उनको मिलता है तो स्टॉप एंड रिवर्स, यानी शॉर्ट से निकल के लॉन्ग साइड जाना चाहिए। लॉन्ग साइड जाना चाहिए। अगर आपको नीचे की तरफ लिखे तो आपको नुकसान कम करके आपको निकल जाना चाहिए। ये बीरेन जी की सलाह है। हालांकि ये इंट्राडे व्यू है तो इसलिए आप इस व्यू के साथ आप काम कर सकते हैं अगर इंट्राडे के आप ट्रेडर हैं तो। क्रूड 6,350 रुपए पे इन्होंने सेल कर रखा है।
क्रूड में क्या करना चाहिए बीरेन जी अब इनको? क्रूड बेसिकली एट दिस लेवल मुझे तेजी को चेंज नहीं करना है, बट साथ ही बेचने में भी मैं दूर रहूंगा क्योंकि बैकवर्डेशन है। जिस दिन ये ब्याज बदला पॉजिटिव हो जाएगा यानी कंटेंगो मार्केट हो जाएगा, फिर सेल साइड का सोचेंगे। बाकी ये $10 का $90 हुआ है तो इस लेवल पे बाइंग में नेचुरली डर लगेगा, ऊपर में ऑक्सीजन कम होता है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं। सुब्रता पश्चिम बंगाल से हैं। एल्युमिनियम इन्होंने एक लॉट खरीद रखा है 256 रुपए 60 पैसे में। क्या करना चाहिए इनको रवि जी? अच्छे लेवल पे आपने बाय किया है, होल्ड करे। 260 का प्रॉफिट में स्टॉप लॉस रखे। आपने लिया है 256 में, तो 260 का प्रॉफिट में स्टॉप लॉस रख के आपकी पोजीशन होल्ड करें। मुझे लग रहा है कि लिमिटेड अपसाइड 270 तक की जो मैंने शो में पहले भी बताया था, अगर 270 के करीब मिलता है तो एक बार मुनाफा वसूली कर ले। 260 के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस से आप पोजीशन होल्ड करें। 260 का स्टॉप लॉस लगा ले जो आपके बाइंग प्राइस के आसपास का ही है और आप इसे होल्ड कर सकते हैं। 270 के लेवल आपको यहां पर दिख सकते हैं, रवि जी मानते हैं। अगले कॉलर हैं श्यामलाल है शामली से। क्रूड इन्होंने बाई कर रखा है 6884 6884 रुपए में। क्या करना चाहिए बीरेन जी? इनकी कॉल सही है क्या? लॉन्ग पोजीशन है इनके पास, बाई कर रखा है इन्होंने। रोल ओवर करेंगे तो 70 रुपया उनको शायद मिलेगा, तो उनकी बाइंग परचेज एक वीक के बाद 80 रुपये नीचे होगी। जो भी पोजीशन है इनमें उनको 6510 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। आगे गोइंग फॉरवर्ड शायद वो 6920 7000 तक का प्राइस मार्च के बेसिस पे देख सकते हैं। तो ये व्यू है आपके लिए। चलिए अब अगला सवाल ले, उससे पहले स्पाइसेस पर नज़र डाल ले जहां पर अच्छी तेज़ी दिख रही है। कोरिएंडर, जीरा, टर्मरिक तीनों ही करीब 1% की तेज़ी दिखा रहा है। हालांकि जीरा अब 21,000 के ऊपर पहुंच चुका है। बीरेन जी क्या लग रहा है जी, स्पाइसेस में कहां आपको ज़्यादा तेज़ी यहां से दिख रही है? मार्केट काफी तेज है, बट ऐसा लग रहा है कि कहीं इसमें स्टैम्पेड ना हो जाए, तो इस लेवल से मैं किसी भी स्पाइसेस में बाइंग प्रेफर नहीं करूंगा। तो ये व्यू है स्पाइसेस को लेकर। रवि जी मसालों पर आपका व्यू क्या है? किस मसाले में आपको ज्यादा तेजी दिख रही है और ट्रेडर्स को क्या सलाह देंगे अभी? जी जरूर से नीचे के लेवल से देखें तो स्पाइसेस में ऑलरेडी 20% से ज्यादा तेजी शॉर्ट टर्म में आ चुके हैं, तो थोड़ा वोलेटिलिटी के लिए तैयार रहना है। बट अगर फंडामेंटल हम उसके साथ रखें तो मुझे लग रहा है जीरा में अभी भी थोड़ा वैक्यूम बाकी है। थोड़ा वहां पे मुझे लग रहा है कि एक कंफर्ट बन रहा है जिससे फंडामेंटल है, क्योंकि सोइंग वैसे भी कम हुई थी और यील्ड में भी काफी नुकसान की संभावना है। तो मुझे लग रहा है कि जीरा के जो मार्च कॉन्ट्रैक्ट है, जो ये करंट नहीं नेक्स्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट, उसमें आप 20,500 के करीब बाई करके चले। स्टॉप लॉस 20,000 के करीब लगाए। मुझे लग रहा है कि जो मार्च में ये कॉन्ट्रैक्ट आपको 21,500 तक के लेवल्स दिला सकता है, तो डिप पे बाय करें। बट मार्च कॉन्ट्रैक्ट वैसे नीचे चल रहा है तो वहां पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी और आपका होल्डिंग पीरियड भी रहेगा, क्योंकि फरवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एक्सपायरी में चला गया है, प्री एक्सपायरी मूवमेंट। तो मेरे हिसाब से मार्च कॉन्ट्रैक्ट में अभी भी वैक्यूम है। यहाँ से 600-700 पॉइंट की तेजी अभी भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ओके, तो ये भी है मसालों को लेकर। चलिए अगले कॉलर का एक सवाल ले लेते हैं। पवन कानपुर से है। नेचुरल गैस में क्या करे जानना चाह रहे हैं। क्या नेचुरल गैस में क्या सलाह देंगे बीरेन जी इनको? इंट्राडे के लिए शॉर्ट करना चाहिए 305.6 के आसपास, 312 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 293 का टारगेट होना चाहिए, और पोजीशन रात को क्लोज आउट कर देनी चाहिए, ओवरनाइट नहीं रखनी चाहिए। ओके, यानी 293 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट करें। लेकिन जो ये कॉल है ये ध्यान रखिएगा सिर्फ ओवर आज के लिए है, अब इसे कैरी मत कीजिएगा, आज ही काट के जाना है। नीचे की तरफ 293 के लेवल भी आपको दिख सकते हैं। बीरेन जी मैं स्टॉप लॉस मिस कर गया, स्टॉप लॉस क्या लगाने की सलाह दी थी आपने? 307 के आसपास सेल करना है और 312-13 का स्टॉप लॉस रखना है, यानी 5-6 रुपए का। तो ये व्यू है 307 के आसपास आपको सेल करने की सलाह, 293 नीचे की तरफ आने की उम्मीद लग रही है। शुक्रिया बीरेन जी आपका और रवि आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब भी दिए और फंडामेंटल्स पर भी चर्चा की। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए मनी मंत्र। नमस्कार।